हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है गीतांजलि। कल हमने शुरू किया था कक्षा 6 के इतिहास का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। कल हमने पढ़ा था अतीत के बारे में कैसे जानें। पहला जो तरीका है इतिहास के बारे में जानने का वो है पांडुलिपियाँ। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती थी और पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर ये लिखी जाती थी। यहाँ पर भी आपके एक या दो प्रश्न बनते हैं। जैसे एक पहला प्रश्न है, पांडुलिपि किसे कहा जाता है। प्रश्न 2, अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। और प्रश्न 3 बनता है आपका, प्राचीन काल में लोग लिखने के लिए किसका प्रयोग करते थे। वे पेड़ की छाल का प्रयोग करते थे। पेड़ की छाल, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर वो लिखते थे। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आइए अब आगे पढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। कुछ पांडुलिपियां इतने हजार वर्षों पुरानी जो थी उनको कीड़ों ने खा लिया है, परंतु आज भी कुछ उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपियां हमें कहाँ से मिली हैं? मंदिरों और बिहारों से। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन पांडुलिपियों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? पहली, उन वहाँ के राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि तथा विज्ञान कैसा था उस वक्त। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय कौन कौन सी भाषा का प्रयोग होता था ये हमें बताया गया है। वहाँ उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था और तमिल भाषा का प्रयोग होता था। प्राकृत भाषा जो थी वो आम लोग इस्तेमाल करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। पहला हमारा हो गया इतिहास जानने का, पांडुलिपियाँ, और दूसरा हमें किससे प्राप्त होता है इतिहास की जानकारी? अभिलेखों से। अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। राजा जो थे वो अपनी युद्ध के विजय करने के बाद ये अभिलेख लिखवाते थे। और ये किस पे लिखवाते थे? वो पत्थरों पर। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? कठोर सतह पर लेख लिखवाने का सबसे अच्छा यही एक लाभ था कि ये कई हजार वर्षों तक ऐसे ही रहेंगे, ये नष्ट नहीं होंगे। जैसे कि हम ताड़पत्रों पर लिखेंगे, उनको तो कीड़े खा जाएंगे, या कागज़ पे लिखवाएंगे। कागज़ तो उस समय होते नहीं थे, तो वो दो ही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ताड़पत्रों का या इन पत्थर की शिलाओं का। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ये हम पढ़ लेते हैं एक बार। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, अरामेक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है।
तो ये जो यहाँ पर अभिलेख है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें? ये अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है और इसको किसने लिखवाया था? अशोक नामक शासक ने। तो इसके बारे में हम अभी अध्याय 8 में पढ़ेंगे। पांडुलिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं और उस समय कौन सी भाषा और लिपि का प्रयोग किया जाता था? यूनानी और अरामिक। आपसे ये प्रश्न भी यहाँ पर पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे या कौन सी भाषा का इस्तेमाल उस समय किया जाता था? यूनानी और अरामिक भाषा का उपयोग किया जाता था। यहाँ आप एक ये चित्र देखेंगे। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये एक प्राचीन नगर से हमें प्राप्त हुआ पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। एक पुराना चांदी का सिक्का। ये देखिए पुराने चांदी के सिक्के कैसे होते थे। आजकल तो गोल आकार के होते हैं, लेकिन ये उस समय कितने भिन्न थे। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग किए जाने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है? इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। जो पुरातत्वविद हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और इनके अध्ययन से वो पता लगाते हैं कि वो लोग क्या खाते थे। वनस्पति के कुछ अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं उस टाइम के। यदि अन्न के दाने और जले हुए टुकड़े मिलते हैं लकड़ियों के, तो उनसे भी इतिहासकार या पुरातत्वविद इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या पता 1000 साल पहले के कपड़े अभी भी हों कहीं दबे हुए मिट्टी में, उनके अवशेषों से वो पता लगाते हों या वो नष्ट हो गए हों। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। वो किसका शब्द का प्रयोग करते हैं? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का अध्ययन करने वालों को क्या कहा जाता है? इतिहासकार। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यदि हमें कोई भी प्राचीन काल का स्रोत मिलता है तो हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है उस स्रोत के द्वारा, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ये पुस्तक का जो हमारा शीर्षक है हमारे अतीत, इसको जो हमारा अतीत शब्द है उसको किसके रूप में प्रयोग किया गया है? बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये हमारे अतीत का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही व्यक्ति अथवा एक ही समुदाय के बारे में नहीं जानना है, हमें अलग अलग समूहों अलग अलग समुदायों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों, राजाओं और रानियों के जीवन का मतलब अलग था, उस समय उनका जीवन अलग था। कृषकों का जीवन अलग था, रानियों का जीवन अलग था, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन, सबका भिन्न भिन्न जीवन था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे हम आज रहते हैं, जैसे हिमाचल के लोगों का अलग वेशभूषा है, खाना पीना अलग है, दिल्ली के अलग होंगे, मध्य प्रदेश के अलग होंगे, उसी तरह उस समय भी अलग अलग रीति रिवाजों से लोग रहते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं।
जैसे अंडमान द्वीप है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपना भोजन किस तरह प्राप्त करते हैं? मछलियाँ पकड़कर शिकार करते हैं, वो फल फूल का संग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। एक बात और है कि उस समय के जो शासक थे वो अपनी लड़ाइयों का लेखा जोखा, जो वो विजय प्राप्त करते थे, उनके बारे में वे अभिलेखों में या पांडुलिपियों में लिखवाते रहते थे। लेकिन जो आम व्यक्ति थे वो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था तो ये उनके जन्म से ही ये आरंभ किया गया है गणना। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। जब यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे ये स्टार्ट किया गया था, जो कर के आज कहाँ पहुँच गया है 2020 में। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, जो उनके जन्म से पूर्व की जो तिथियां थी, जो समय था, उसको हम क्या कहते हैं? ईसवी पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपनी आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ये हमारा आ गया ईसवी पूर्व, ईसा मसीह से के जन्म से पूर्व, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। ये मैंने आपको जब पेपर दिखाया था तो वहाँ भी ये प्रश्न आया हुआ था कि बीसी का क्या तात्पर्य है। बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी कहते हैं, जिसे लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जो एडी है उसका तात्पर्य, एनो डोमिनी का तात्पर्य किससे है? ईसा मसीह के जन्म वाले वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। कई बार क्या किया जाता है, जो एडी है की जगह सीई लिख दिया जाता है, और बीसी जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, उसकी जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा। जो सीई शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? कॉमन एरा के लिए, और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। हर देश में इसी तरह का कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? आगे चलते हैं। अन्यंत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे? कठोर सतहों पर, पत्थर की शिलाओं पर। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। ये किस में लिखे गए थे? लिपियों और भाषाओं में। वो मैंने आपको बताई थी, अरामाइक। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की यह प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे।
ये देखिए, जैसे हमने ये वाली आकार के लिए, इस शेप के लिए पी का इस्तेमाल किया गया है, इस शेप के लिए टी का, इसके लिए ओ का, एल के ये वाली शेप के लिए एल, इसके लिए एम, इसके लिए आई ये एस। तो ये क्या इसका तात्पर्य निकलता है? मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। एक ही अभिलेख कितनी भाषाओं में लिखा गया है? 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके द्वारा विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से वे अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। वहाँ पर एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखा गया था। जो यूनानी पढ़ सकते थे इतिहासकार, उन्होंने इसको पढ़ा। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे क्या कहा गया था? कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल में रखते हुए उन्होंने उन संकेतों को अगल बगल में रखा और उस लिपि की पहचान की, उन अक्षरों की पहचान की। जैसा कि ये चित्र जो अभी हमने पीछे देखा था, यहाँ पर एल अक्षर के लिए शेर और ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य भी अभिलेखों को भी पढ़ने लग गए। आगे है हमारे प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित का सुमेलन करो। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी। नर्मदा घाटी तो ये आ गई अखेट तथा संग्रहण के लिए। मगध आ गया हमारा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, यहाँ पर क्या की गई थी? हमारी कृषि खेतीबाड़ी शुरू हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे क्या बसे थे? प्रथम नगर बसे थे। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ पर बसे थे? गंगा घाटी के किनारे पर। ये देखिए, यहाँ पर कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य 2500 ईस्वी पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। ये हमें अंतर बताना है। यहाँ आगे भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये मुझे लगता है आप अपने आप कर सकते हैं ये प्रश्न। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा पढ़ाया गया पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।